सुना, भारत पर हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा। चाय का जो बंद है यही पाप के वजह से आसान। सुना, भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक। सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जितनी प्रोफाइल मैंने ऑनलाइन देखी सर, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं आपके अनुभवों से। तो मुझे थोड़ा-सा अगर आप अपने बचपन के या नौजवानी के दिनों के बारे में बताएँ, आपने कहाँ पे किस तरीके से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? क्या अनुभव रहे जिन्होंने आपकी आज की पर्सनैलिटी को बनाया? मेरे फादर क्योंकि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, तो उसमें वो ईमानदारी की वजह से उनकी खूब ट्रांसफर होती थी। हर दूसरे तीसरे साल में उनको कहीं और फेंक दिया जाता था। तो हम लोग उसी साथ में स्कूल चेंज करते थे, तो कभी बनारस में, तो कभी प्रयागराज में, कभी जौनपुर में, अलीगढ़ में। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग खूब ट्रैवल करे। कई-कई जगहों पे उनकी ट्रांसफर हुई जहाँ हम लोग नहीं गए, तो वहाँ नहीं पढ़े हम लोग। हमने फैज़ाबाद, अयोध्या में, तो ऐसे सब जगह पढ़ते रहे अलग-अलग जगहों पे। तो एजुकेशन हमारी ज़्यादातर तो अपने आईसीएसई बोर्ड के थ्रू ही हुई। जो मैं पहले सेंट जोसेफ इलाहाबाद में पढ़ता था, फर्स्ट एजुकेशन वहाँ से शुरू करी। उसके बाद फिर बनारस गए, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते रहे। फिर फादर की ट्रांसफर हमारी हुई उधर बनारस में। मैं जब पहली बार गया था तो मैं सनबीम स्कूल था, वहाँ पे पढ़ा मैं। फिर फादर की ट्रांसफर हो गई अलीगढ़, तो हम लोग चले गए वहाँ लेडी फातिमा में। ये सब आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते रहे। फिर वहाँ से ट्रांसफर हुई अयोध्या, जो अभी पहले फैजाबाद था, पूरा अयोध्या बोला जाता है उसको। वहाँ पे पोस्टेड हुए, तो वहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ पे पढ़े हम लोग। लेकिन वहाँ पे यूपी बोर्ड था, तो अब बड़ा, और यूपी में उस समय 8वीं में भी बोर्ड होता था। अभी तो 10वीं और 12वीं में होता है, तब दैट टाइम इट वाज ओनली 8th में भी बोर्ड है, और संस्कृत पढ़ना पड़ा। तो बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन उसको भी पढ़ के मतलब अच्छे नंबर लेके आ गए। फिर वापस बनारस पहुंचे, तो सेंट जॉन्स स्कूल में एडमिशन करा दिया पिताजी ने, वहां पे पढ़ाई करी। 12th जब पास करी, तो तब तक मतलब बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन अलग अलग कल्चर को सीखते सीखते पहुंचे। और स्कूल में थोड़ा सा जो बचपन में शरारती थे, वो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती चली गई, तो थोड़ी शांति आनी शुरू हुई। ऐसे हुई कि एक स्टेज ऐसी आई कि जब स्कूल में हमें वाइस कैप्टन बना दिया गया कि भाई आप बहुत डिसिप्लिन लेके आओ स्कूल कॉलेज के अंदर में। तो वो एक अच्छा ओहदा स्कूल में मिला, तो उससे बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ। और फिर वहां से निकल करके फिर हम कॉलेज में जब आए, प्रयागराज में आ गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। पिताजी की पोस्टिंग उस समय प्रतापगढ़ हो गई थी, तो हम लोग इलाहाबाद आ गए। तो इलाहाबाद में आकर के फिर हमने ग्रेजुएशन किया। और उस समय एक आज भी क्रेज है सिविल सर्विसेज का, तो हमें भी क्रेज हुआ कि भाई मुझे भी सिविल सर्विसेज। और ये होता है बचपन से, ये कि एक जो बचपन होता है उसमें बड़े आदमी कोमल होता है, उसको कुछ भी सामने अच्छी चीज नहीं आती, लगता है यार यही करेंगे हम। तो मेरे एक कजन थे, वो एयरफोर्स में हुए, तो मैंने लिया मुझे भी एयरफोर्स में शामिल होना है। कुछ दिनों बाद जो है एक मतलब हमारे अंकल थे, वो बहुत बड़े वकील थे। उनका रुतबा वगैरह देखा तो लगा यार ये सबसे बढ़िया तो वकील होते हैं, तो मुझे वकील बनना है बड़ा। हाँ। फिर एक भाई हमारे वो आईपीएस बन गए, तो यार तो बड़ा पावरफुल होते हैं आईपीएस जो है, मुझे भी अपने ये भाई साहब जैसा बनना है। तो वो लाइफ में जो गोल्स हैं बचपन में, वो चेंज होते हैं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। वातावरण क्या है, कौन क्या दिख रहा है आपको, उसके हिसाब से आप प्रेरणा लेते हैं। तो वो प्रेरणा लेते 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 तो ये हुआ कि भाई इलाहाबाद गए, तो वहाँ सबका माहौल होता था भाई मुझे सिविल सर्विसेज करनी है। तो हमारे वहाँ कई सारे भाई लोग थे, वो यही करते थे, चलो हम भी करेंगे। वो करते करते जो है वो कुछ 1-2 साल दिया, प्रीलिम्स में दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई उसमें। तो फिर ये हुआ कि चलो अभी कुछ उस समय नया नया एमबीए आया हुआ था, तो ये हुआ कि चलो मैनेजमेंट करते हैं। ये तो उस समय मतलब 90s के अंदर में लोग एमबीए क्या होता है बहुत कम लोग जानते थे। आज तो सबको पता है क्या है। तो ये अब ऑलमोस्ट 35 साल हो गए। 35 साल पहले मतलब थे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी थे सारे, लेकिन जनरल अवेयरनेस बहुत कम थी। पहले तो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते थे, प्राइवेट करना ही नहीं चाहते थे, तो ये तो प्राइवेट सेक्टर का था। बट मुझे कहीं से पता चला कि भाई कुछ होता है एमबीए करके। मैंने पता किया क्या होता है भाई, तो पता चला हाँ ये अच्छा कोर्स होता है, चलो हम कर लेते हैं। तो एमबीए कर लिया, और एमबीए के बाद फिर मैनेजमेंट में जब घुसे, तो वो जोश तो था ही, और उसमें कि भाई कुछ तो करना है बड़ा।
तो बड़ी-बड़ी बातें करना शुरू करी हमने। हमारे मित्र वगैरह थे तो उनके सामने मैं बोलता था, यार देखो एक दिन मेरा ना टीवी में इंटरव्यू आया करेगा, लोग मेरे को आके पूछेंगे, न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल छपेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, भाई तुम कैसे करते हो? तो लोग बोलते थे, कैसी-कैसी बातें करते रहते हो तुम? नहीं भाई, मुझे कुछ अलग करना है यार, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया देखे कि हाँ भाई, ये बंदा भी कोई है। ऐसा नहीं कि बस अब आए और चुपचाप अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और निकल लिए। तो वो एक जज़्बा जो था वो अंदर से ही निकलता था और लोगों को मैं बोलता रहता था कि मैं ऐसे-ऐसे करूँगा। और तो ये थोड़ा-सा बचपन का कॉलेज तक पहुँचने का रहा। और इसमें जो शुरू में एग्रेसिवनेस की मैंने आपको बताई थी, तो एक बड़ा छोटा-सा वाकया बताता हूँ मैं आपको। मैं नर्सरी में पढ़ता था। तो एक दिन मेरे फ़ादर, क्योंकि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, तो उन्होंने वो में हम अक्सर हमें बस कंडक्टर, ड्राइवर वगैरह उधर जाते तो हमें स्कूल तक छोड़ दिया करते। तो एक दिन मैं अपने उसमें जा रहा था, तो ड्राइवर कंडक्टर तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अपने घर के ही लोग हैं सारे। तो मैंने उसको बोला, यार तुम्हें चाकू मिलेगा क्या? तो उसने कहा कि क्यों सर, क्या हो गया? नहीं, नहीं मुझे क्यों बच्चा, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे एक चाकू चाहिए। उसने जाके पापा को शिकायत कर दी, यार ये क्या है सर, आपका बेटा तो जो है वो चाकू माँग रहा था। पापा ने बोला, यार तुम कंडक्टर से चाकू क्यों माँग रहे थे? तो मैंने बोला, वो टीचर मुझे बहुत परेशान करती है, मैं उसको चाकू मार दूँगा एक दिन। तो आप सोचो, नर्सरी में ये एक दिमाग में था कि यार मेरे को बहुत परेशान करती है। चाकू तो मुझे नहीं मिला, लेकिन वो टीचर जो थी, किसी दिन उसने मुझे कुछ ऐसे कुछ बोला और मैंने बूट पहना हुआ था, जूते पहना हुआ था, बच्चा जो है कितना बड़ा जूता होगा, लेकिन मैंने उसको इतनी जोर से मारा कि उसके घुटने में नीचे जो है चोट लग गई, ब्लड निकल आया उसका। तो नर्सरी में मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया कि भाई आपका बच्चा बड़ा एग्रेसिव है। तो मेरे पिताजी ने बोला, भाई क्या हो गया, क्यों ऐसा है? तो मैंने उसको पापा को बोला, पापा देखो ऐसा है कि ये इनको ये पार्शियलिटी करते हैं। ये गलती, मैं किसी के साथ खेल रहा हूँ, गलती किसी और की डाँटते हैं हमें, तो गलती इनकी है। तो पापा ने बताया, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना मतलब उन्होंने अपना जो काम था वो किया, माताजी ने किया। लेकिन मैं आपको ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ऐसे कई सारे इंस्टेंस हुए बचपन में। जैसे एक हमारे बुआ जी रहते थे, उनके घर में एक सर्वेंट था, वो बहुत परेशान करता था सब बच्चों को। तो एक दिन मैंने क्या किया, वो पहले तो गैस वगैरह नहीं होती थी, वो अंगीठी में खाना बनता था। तो वो इतने बड़े-बड़े चिमटे होते थे, मैं गया, वो खाना बन रहा था, चिमटा गरम किया और उसको ले जाके छुआ दिया मैंने उसको। फिर वो बेचारा चिल्लाता हो गया, "भाई ये क्या है?" तो मैंने उनको बोला कि देखो, तो वो लोग पूछे, "भाई क्या हुआ?" मैंने, "ये सबको, हम जितने बच्चे हैं सबको परेशान करता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है कि दोबारा ये ना करे ऐसा।" तो बड़ा फिर समझाया गया, धीरे-धीरे ऐसे ही करते-करते कॉलेज में जब मैं आया एमबीए में, तो एक वाकया हुआ जहाँ से मैं सुधर गया। वो हुआ यूँ कि एक हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, वो मुझे बिल्कुल भाई की तरह मानती थी, बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती थी मुझे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे क्लास में ही मेरा एक दूसरा फ्रेंड था, तो उसने उसको साथ कुछ बदतमीज़ी कर दी। तो वो मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि पंकज ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, ऐसे-ऐसे, और दोनों ही मेरी क्लास में, ठीक है? तो इसको तो मैं मुँह बोले बहन बोलता हूँ, लेकिन उसको तो मैंने उसको बुलाया, उसको समझाया कि भाई देख, तू मत करियो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो फ्रेंड था मेरा, वो थोड़ा-सा नाराज़ सा हुआ कि यार तुम्हारा क्या मतलब है इसके बीच में बोलने का, मेरे और उसके बीच की बात। तो मैंने उसको बोला, नहीं भई अब तुम दोबारा मत करना, वरना मुश्किल हो जाएगी। उसने 2-4 दिन की बात है, उसने फिर कुछ करा होगा और वो अपने मोपेड से जा रही थी, इसने रास्ते में पकड़ लिया उसको और बीच में सामने खड़ा हो गया। और उसने वहीं से मुझे आवाज़ दी, मैं गया और मैंने एक थप्पड़ रसीद कर दिया उसको वहाँ पे पूरे स्कूल कॉलेज के सामने। तो वो मतलब उस समय क्या था, वहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे और इलेक्शन में मैं नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट था वहाँ पे, ठीक है? तो ये हुआ कि भाई अब यहाँ इलेक्शन हो रहा है और तुमने यहाँ पे थप्पड़ मार दिए, जितने लोग हैं सब तुमसे नाराज़ हो गए हैं। तो लड़कियाँ तो सब तुमसे बहुत खुश हैं कि भाई तुमको वोट देंगी ही देंगी। लेकिन लड़के तुमको कोई नहीं देंगे कि यार ये क्या है, मतलब ये प्रेसिडेंट बन जाएगा तो क्या करेगा, अभी तो प्रेसिडेंट नहीं है तो ऐसा कर रहा है। तो मुझे वो पोज़ीशन छोड़नी पड़ी उस दिन। कि यार कोई बात नहीं, चलो फिर हमने क्या किया, अपने ग्रुप में डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, हम अपनी टीम से किसी और को खड़ा कर देते हैं और मैं सपोर्ट कर दूंगा तो वो जीत जाएगा। तो वैसे ही हुआ, मतलब इलेक्शन में वो बंदा जो हमने नॉमिनेट किया वो जीत गया मेरे उसमें। लेकिन उससे मुझे एक लेसन मिला कि अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। एग्रेशन कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो वो एक, और ये सब लर्निंग से आती है। ये ऐसा नहीं आती कि आपको कहीं पे भी कोई कोचिंग बुक में सिखा देगा। ये आप जब एक्सपीरियंस करते हो तो आपको समझ में आता है। ठोकर खा के जो आदमी सीखता है वो कभी नहीं भूलता। तो वो चीज़ मैंने सीखी कि नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर लिया मेरा कि
मतलब एक छोटे लेवल पे ही सीख लिया मैंने, अब नहीं करना। तो वो मेरे आगे जाकर के कॉर्पोरेट लाइफ में कई बार ऐसे हुए कि लोग बहुत इरिटेट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं उसके बाद समझ गया कि भाई ये आप उनको बातों से ही समझा लो, उसके आगे नहीं बढ़ना है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ स्कूल कॉलेज में सीख करके खत्म कर ली अपनी एग्रेशन। और शायद जितना मैंने आपको बातें बताई है, अगर ये बातें कॉर्पोरेट लाइफ में किसी के पास पहुंचेगी तो विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पंकज सर तो इतने शांत आदमी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तो लेकिन ये बैकग्राउंड है, ऐसे जो है बचपन रहा। और बचपन के बाद फिर मैं अपनी लाइफ में जैसे ऐसे वो एक अंदर से एक था कि कुछ बड़ा करना है, वो करके फिर यूनिवर्सिटी में पास किया। उसके बाद फिर मैं फर्स्ट जॉब में जब आया तो फिर उसके बाद एक अपना स्टोरी अपनी शुरू हो गई। ब्यूटीफुल सर, बहुत सुंदर। मुझे अगर आप थोड़ा-सा ये बताइए कि आपका जो एग्रेशन को आपने जो चैनल किया अपनी लाइफ में आगे, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया? जो आपने कहा कि आपकी कॉर्पोरेट इमेज है, वो थोड़ी उससे अंतर रखती है। तो ये सौम्यता कैसे आई आपके? लेसन तो आपने लर्न किया, लेकिन अप्लाई क्या-क्या किया इन प्रिंसिपल आपने? अप्लाई उसमें एक्चुअली बहुत सारे रोल हुए, ये हुए, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, जहाँ पे कि जैसे मतलब ये सिखाया गया कि भाई साहब हर प्राणी में ईश्वर है। आपके सामने जो आदमी खड़ा हुआ है, आपके सामने जो जानवर खड़ा हुआ है, आपके सामने जो पेड़-पौधे हैं, उन सब में जान है और उनकी भी एक आत्मा है उनके अंदर में। तो आप अगर ऐसा कुछ गलत काम उनकी तरफ करते हो या आप एग्रेशन उन पे शो करते हो, तो उनके ऊपर एक दुःख की भावना होती है। तो ये सीखने में आया कि अगर आप मतलब ये पूछते हैं कि भाई बताओ पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है? तो ये बोले भाई पाप पाप करने से क्या होता है कि आपको बहुत यातना सहनी पड़ती है आगे जाकर के कि आप अभी तो पाप कर लोगे, लेकिन बाद में आपको बहुत परेशानी होगी। और वैसे पुण्य अगर आप अच्छा करते हो तो आगे आपको बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। ये ऐसा शास्त्रों में हमें सिखाया गया है। लेकिन पाप होता क्या है? पाप ये होता है कि अगर हमने कोई भी ऐसा कार्य किया जिससे दूसरे प्राणी को दुःख हो गया, वो पाप। अब ये जब समझ में आया कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो मतलब मैंने तो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही किया कि यार ये लड़की को क्यों छेड़ रहा था तू? लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इज्जत पब्लिक के सामने उतार दी, ये गलत है। तो ये तो दुःख हो गया उसके लिए। तो वो दुःख का पाप भी मुझे लग गया और उस पाप का मुझे नुकसान भी भुगतना पड़ा तुरंत ही। तो ये है कि हम जब दुनिया के प्रति जब हम ऐसी भावना रख के चलें कि हर इंसान के अंदर भगवान है और हर इंसान के अंदर एक आत्मा है और हमें अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने, तो हमें कई बार ऐसा होगा कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो अगले की थॉट प्रोसेस से अलग होगी। हम जो सोच रहे हैं और अगला जो सोच रहा है वो बिल्कुल अलग-अलग है। दूसरों को दुःख देना जो है वो एक तरह का पाप है और वो नहीं करना चाहिए। ये जब अनुभूति हुई और उसमें कई सारे लोगों के साथ में इंटरैक्शन हुआ, तो स्पिरिचुअल लोगों से जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे गुरु जो थे उनसे मैं मिला। उनसे जब मैं मिला तो मेरी पूरी लाइफ एक परिवर्तन हो गया बहुत बड़ा। मैं मतलब उनकी एक इंटरैक्शन से उन्होंने शायद मुझे दृष्टि डाली और वो जो थे मतलब बहुत बड़े ज्ञानी थे, देवराहा बाबा, ब्रह्म ऋषि योगीराज देवराहा बाबा जो हैं, तो उनका मुझे आशीर्वाद मिला। मैं मेरे मतलब मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी सब उनके भक्त थे। तो उनके पास जब मैं गया और उनसे मेरी मतलब कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें बताई। वो बताई और उन्होंने मुझे एक वो क्या है वो पैर से आशीर्वाद देते थे और बहुत कम लोगों को देते थे। तो उन्होंने मुझे एक बार बुला करके मेरे सर पे यहाँ पे पैर रख दिया। अब वो जब मुझे रखा तो मैं आज ये कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंटली कि मैं उस पैर रखने से पहले का पंकज दुबे और उसके बाद का पंकज दुबे एक अलग है बिल्कुल इंसान। तो उसके बाद मेरा दृष्टिकोण ही पूरा चेंज हो गया। मेरी लाइफ के अप्रोच और चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से मैंने सोचना शुरू कर दिया। तो जो सीखा वो अलग और साथ में जो स्पिरिचुअल एक मुझे कहते हैं कि करेक्शन हो गई बाबा के सानिध्य में जाने से, तो उससे बहुत बड़ा एक चेंज आ गया लाइफ के अंदर में। और ये सब चीज़ें जो सीखने को मिली कि भाई पेड़ में भी जान होती है, पेड़ भी आपसे अगर आप थोड़ी-सी अगर एक हायर लेवल पे आप जाएँ तो आप पेड़ों से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आप जानवरों से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो बड़े-बड़े जो ऋषि-मुनि हमारे थे, उनके शिष्य सिर्फ़ जानवर ही नहीं होते थे, इंसान के अलावा जानवर तो होते ही थे, साथ में पेड़ भी उनके शिष्य होते थे। और ऐसी बड़ी सारी कहानियाँ हमारे यहाँ बताई जाती है और मैंने सुनी है, एक्सपीरियंस भी करी है।
तो ये सब चीजें जब हुई तो एक लाइफ के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग लेवल पे चला जाता है। वो अनुभूतियां हुई तो मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे लेवल पे हो गई। अद्भुत सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप कॉर्पोरेट में गए, तो आपकी एंट्री सीधा एमबीए के बाद हुई या कुछ समय आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह किया उसके बाद? एमबीए के बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब तो मैंने एमबीए के बाद ही करी, लेकिन जब मैं एमबीए कर रहा था तो उस बीच में मैंने एक कंपनी थी उसमें मैंने काम किया और वो कंपनी लोकल प्रयागराज में ही थी। तो उसमें मैंने काफी एक तरह से ट्रेनिंग और ऐसे कह सकते हैं जॉब कम ट्रेनिंग करी, जिससे मुझे एक बेसिक नॉलेज हो गया भाई कैसे काम होता है, क्या होता है, इंडस्ट्री कैसे चलती है और वहां से शुरू हुआ। लेकिन एमबीए के बाद जो प्रॉपर एक अच्छे कॉर्पोरेट लेवल पे काम किया वो एमबीए के बाद ही एस्कॉर्ट्स में ज्वाइन किया था मैंने। और एस्कॉर्ट्स ग्रुप्स के बाद मेरे ख्याल से आप जो है इंडिया में कई सारी फॉरेन कंपनीज को भी लेके आए, और उसके बाद की जर्नी थोड़ा सा एलेबोरेट करिए ना सर। हाँ, तो सबसे पहला जो मैंने कॉर्पोरेट में किया तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। मैं एस्कॉर्ट्स का इंटरव्यू देने इत्तेफाक से मैं अभी आजकल कलकत्ता रहता हूँ और मैं वो इंटरव्यू देने कलकत्ता आया था। कलकत्ता में मेरा इंटरव्यू लिया तो जब उन्होंने मुझसे पूछा, बहुत सारी बातें पूछी और जब इंटरव्यू खत्म होने लगा तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। तो मैंने बोला नहीं नहीं सर 2 मिनट आप मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिए। मैं बोला क्या? बोला मुझे जरा आपको अपनी बाकी गतिविधियों के बारे में बताना है जो आपने नहीं पूछी। तो उन्होंने बोला कौन कौन सी गतिविधियां करते हो आप? तो मैंने अपना सर्टिफिकेट निकाला और पूरा एक एक करके दिखाना शुरू किया। देखिए मैंने ये किया, मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, मैंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया, मैंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया और ये अवार्ड जीते, वो अवार्ड जीते। तो वो जो मुझे इंटरव्यू ले रहे थे वो काफी सीनियर थे वो, तो उन्होंने बोला कि ये तुम दिखा रहे हो आईआईटी बीएचयू में तुमने ये इवेंट किया और इसमें तुमने अवार्ड जीता, लेकिन उस साल तो वहां इवेंट ही नहीं हुआ था, तो ये तो फर्जी लग रहा है मुझे सर्टिफिकेट। मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी। अब मैं अगर पहले वाला पंकज थोड़ा एग्रेसिव बोलता कैसी बात कर रहे हो, मैं नहीं सर मुझे लगता है आपको गलती लग रही होगी, आप शायद आगे हो सकता है, मुझे नहीं पता। जिस साल मैं गया था वो सर्टिफिकेट हो तो मुझे पता मैं गया था, उसके 1 साल पहले 2 साल पहले अगर नहीं हुआ होगा तो ये हो सकता है सर, दैट इज अ थिंग दैट इज पॉसिबल, बट ये नहीं हुआ तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैं खुद पर्सनली गया था। तो उसके बाद फिर जब बातचीत हुई तो वो इंटरव्यू के बाद जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, जिनका मैं इमीडिएट बॉस था, वो भी इंटरव्यू में बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी कि लड़का बहुत राइज करेगा, क्योंकि इसने अपना सब कुछ खत्म करने के बाद कुछ एक एक्स्ट्रा चीज करी वहां पे। और वहां से मुझे चीज समझ में आई कि भाई साहब जब आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो और काम करते हो तो काम तो सभी लोग करते हैं, 9:30 बजे पहुंच जाते हैं, 5:30 बजे 6:30 बजे वहां से निकल लेते हैं, लेकिन आपको अगर वहां पे डिफरेंस क्रिएट करना है तो आपको कुछ अलग और कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उसी समय में। ऐसा नहीं है कि आप 9:30 की जगह आप 6:30 बजे ऑफिस पहुंच जाओ और 11:30 बजे घर आओ, वो नहीं, काम उतनी ही देर करो लेकिन उस देर में कुछ अलग करो। जैसे एक दाल बनती है और उसमें घी का तड़का मार दें या जीरा डाल दें, लाल मिर्च डाल दें, तो सबका फ्लेवर अलग है। तो आप अपने लाइफ में कॉर्पोरेट में क्या तड़का मारते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये जब मैं एस्कॉर्ट्स में ज्वाइन किया, वो एक पिस्टन पिस्टन रिंग्स की कंपनी थी, महाले के साथ, जर्मन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन था। तो जर्मन्स के साथ मैंने काम किया, जापानीज थे उसमें कोलैबोरेटर, एक टाइकाइकू पिस्टन रिंग थी, उनके साथ हमने एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया बैंगलोर में प्लांट लगाने के लिए, उनसे सारी डिस्कशंस करी। ये सब अर्ली पहले 5 साल के अंदर में हुआ मेरे साथ में। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि यार ये जर्मन्स कैसे काम करते हैं, जापानी को काम करने का तरीका कितना अलग है। वो करने के बाद में फिर मुझे एक व्हीकल कंपनी, हीरो कंपनी, उन्होंने बुला लिया कि आप आ जाओ हमारे पास। मैं वहां गया, वहां जाकर के मुझे पहली बार, अभी तो मैं इंजन और पिस्टन और इस पे काम कर रहा था, अब वहां पे गाड़ी के ऊपर घुस गया मैं। तो हमारे समय में एक बहुत फेमस मोपेड होती थी हीरो पुक, तो वो हीरो पुक कंपनी में मैं हेड बन गया वहां पे अच्छा काम किया, बड़ा मुंजाल साहब लोगों के साथ में बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला। और मतलब इंटरेक्शन, क्लोज इंटरेक्शन, ब्रिजमोहन मुंजाल, ओपी मुंजाल, पंकज मुंजाल, इन लोगों के साथ इतनी क्लोज इंटरेक्शन हुई तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे विजनरी आदमी होता है उसके साथ आप थोड़ी देर 5 मिनट बैठ जाओ, आपकी जिंदगी शुद्ध हो जाती है। जैसे वह अपने पूजनीय देवराहा बाबा के बारे में बताया था, उनके साथ तो एक इंटरेक्शन हो जाए तो आदमी की जिंदगी बदल जाए। तो ऐसे ही जो जो लोग पहुंचे हुए लोग होते हैं, उनके अगर आपको
बैठने का भी मौका उनके साथ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और उनके साथ मैंने काम किया और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने पिक किया वो सारी चीजें। वो मेरी जिंदगी में आगे बहुत काम आई। फिर मैंने एक कंपनी थी एलएमएल स्कूटर्स, जो कि बड़ी फेमस कंपनी थी, और वहां पे एक मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी फ्रीडम, तो उसमें ज्वाइन किया मैंने। वहां पे फ्रीडम मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली टीम में मैं भी एक मेंबर था, सीनियर मेंबर। वहां से फिर मैं एक आईटी कंपनी में चला गया, आईटी हार्डवेयर इंटेक्स टेक्नोलॉजी, और वहां जा करके मुझे पहली बार एक अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी आई कि मैं अभी तक तो ऑटोमोबाइल में काम कर रहा था, तो ऑटोमोबाइल्स में आईटी में पहले तो ये हुआ आईटी में क्या करूंगा जाके, लेकिन वहां जा करके मैंने जब काम किया और उनका मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया और वो बड़ा सक्सेसफुल हो गया। तो जब वो हुआ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि भाई आदमी की जो काबिलियत है वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं रह जाती, वो बढ़ती चली जाती है, और वो आपके अंदर काबिलियत आ गई तो आप उसको अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग फील्ड में भी कर सकते हैं। एक ये कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप हुआ। उस बीच में यामाहा कंपनी भारत में बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और एक इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था कि यामाहा टू शट शॉप इन इंडिया बिकॉज नंबर्स आर नॉट कमिंग, और उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इंटरनल बहुत सारे। तो वो इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल के बाद सब लोग मतलब कंपनी से भागने लगे थे कि यार बंद होने वाली कंपनी, भाग लो यहाँ से। उस समय मुझे उन्होंने बुला के ऑफर दिया है और मैंने उसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में मैंने अपनी अभी तक की जितनी सीखा था मैंने ब्रिजमोहन मुंजाल जी से, ओपी मुंजाल साहब से, और अपनी पास जितने भी एक्सपीरियंस थे बड़े बड़े लोगों के साथ, उन सब चीजों का जिस्ट निकालते हुए बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस यामाहा कंपनी में करे, जिस वजह से जो कंपनी बंद होने वाली थी वो कंपनी वापस चलने लगी और बहुत सक्सेसफुल हो गई भारत में। और उसका मुझे बहुत बड़ा क्रेडिट मिलना शुरू हो गया कि भैया जब से ये आए तब से कंपनी चेंज हो गई। तो बड़े सारे डीलर्स, वेंडर्स, हमारे पार्टनर, मैनेजमेंट, वो बड़े खुश हुए कि भाई एक बंदा आया जिसने इतना बड़ा चेंज कर दिया यहाँ पे, और कस्टमर्स भी। तो ऐसे बड़ा अच्छा लगने लगा कि इसे करते करते उस बीच में हमारे जैसे आदमी एम्बिशियस होता है, हर आदमी सोचता है कि भाई मैं एक दिन ये बनूंगा, एक दिन वो बनूंगा। मैं कॉलेज डेज से ही सोचता था, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें वो बोलता था मैं किसी कंपनी का हेड बन जाऊंगा, मार्केटिंग हेड, सेल्स हेड। उससे ज्यादा विजन नहीं थी अपने पास में। लेकिन एक समय जब हेड बन गया तो उस दिन दिमाग में आया कि यार मतलब ड्रीम करना जरूरी है, लेकिन ड्रीम हमेशा नए नए होने चाहिए। जो अगर अचीव करके आदमी उसी पर रुक गया, भैया मैं बन गया, बहुत हो गया, तो वो वहीं पे आदमी रुक जाता है। लेकिन अगर उसके पास अभी भी ड्रीम है तो वो अगला ड्रीम अचीव। तो मैंने उस समय ड्रीम किया कि मुझे अब तो मैंने हेड तो बन चुका हूँ, मुझे अब सीईओ बनना है। तो एक अमेरिकन कंपनी हिंदुस्तान में आती है और मुझे उसमें सीईओ बनने का ऑफर दे दिया, और मैंने वो ज्वाइन किया पोलारिस अमेरिकन कंपनी को। और उसके बाद आयशर कंपनी के साथ में हमने एक जॉइंट वेंचर बनाया, एक छोटी सी कार लॉन्च करी। उस एटीवी को बिजनेस का पूरा एस्टैब्लिशमेंट मैंने किया 10 साल तक। तो वो बड़ा अच्छा एक अनुभव रहा। और उस बीच में क्योंकि वो प्रोडक्ट का प्रोफाइल बड़ा यूनिक था कि वो प्रोडक्ट सब लोग यूज नहीं करते, उसका प्रोडक्ट का प्रोफाइल हाई एंड यूज होता है बहुत ज्यादा। जो जिनके पास हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, आपके देश के जितने बड़े बड़े उद्योगपति जिनका नाम पहले दूसरे तीसरे आप लोगे, उन सबको हमने गाड़ियां बेची। और उसके बाद वहां से फिर वो डिफेंस के अंदर में जितने चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सबको जाके दिखाई गाड़ी। और मुसीबत के समय जैसे अपने जब केदारनाथ में बड़ी त्रासदी हुई, फ्लड्स आए, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के हमने अपनी सपोर्ट किया। श्रीनगर में फ्लड्स आए तो हमने अपनी गाड़ियां जो कि पानी में चलने वाली थी वो दी वहां की सरकार को। तो उससे एक नेपाल में जब अर्थक्वेक आया तो नेपाल में गवर्नमेंट को दिया, तो वहां के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा एक प्यारा सा संदेश भेजा कि आप हमारे स्टेट गेस्ट बन के अपनी पत्नी के साथ हमारे देश में आइए, आपने जब बहुत अच्छा काम किया। तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगता था। और उसी में फिर एक बार राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया घर पे अपने राष्ट्रपति भवन में, और वहाँ मोदी जी भी थे, तो वहां पे बुला करके हम लोगों ने साथ में डिनर किया। तो एक बड़ा एक ऑनर फील हुआ कि हाँ भाई चलो, हमने काम तो करा है लेकिन एक अच्छे लेवल पे काम किया है, जिससे कि एक नाम हुआ और लोग जानते हैं कि हाँ भाई कौन है ये बंदा, कहाँ से आया है, बनारस का रहने वाला है, कैसे किया है। तो एक अच्छी लेवल पे अचीव करके, और उसके बाद फिर मैंने कोविड के दौरान सोचा कि मैं अपनी एक कंपनी स्टार्ट करूं, कि मुझे लगा शायद अभी तक मैंने जितने ड्रीम थे वो सारे भगवान ने एक एक करके पूरे कर दिए। तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए और क्या ड्रीम करूं। तो मैंने सोचा कि अब दूसरों के लिए ड्रीम करता हूं कि बच्चों को गाइड करें,
भारत की गरीबी दूर करें, तो उसमें कुछ योगदान दें कि लोगों को, जो छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हैं उनको बड़ा बिज़नेस बनाएँ। एजुकेशन लेवल पे लोगों को इंस्पायर करें कि लोग हमारे जैसे और हमसे भी बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति बने, जिससे भारत के अंदर में खुद प्रोग्रेस हो और भारत की गरीबी धीरे-धीरे करके खत्म हो जाए। तो ऐसे करके करके हुआ कि क्या करेंगे, तो वो एक कंपनी फॉर्म करी और पिछले 5 सालों में उसी में लगा हुआ हूँ मैं कि कैसे लोगों को हेल्प करूँ कि लोग अपने-अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल हो जाएँ और वो सक्सेसफुल होंगे तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों, ज़्यादा लोगों को अपना काम करने की प्रेरणा मिले और इस बीच में जितनी मुझे नॉलेज हुई, उस नॉलेज को लोगों के तक पहुँचाएँ। स्पेशली ये जो भारत की इतनी बड़ी संस्कृति है, भारत का जो एक कितना बढ़िया पास्ट है, उसको खोज-खोज करके निकाल के लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि लोगों के अंदर एक आत्मसम्मान बढ़े। जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनके अंदर पहले कॉन्फिडेंस आता है, कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा उनको जब लगेगा मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो एक मैंने शुरू किया, जिस दृष्टिकोण में मैं हर कॉलेज में एमबीएज़, आईआईएम्स, आईआईटीज़ सब में जाकर के मैं पढ़ाता, जब वो मुझे बुलाते हैं कि भाई साहब बच्चों को बिज़नेस के बारे में या इस टॉपिक पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सिखाइए, मैं भारत के बारे में ज़रूर बताता हूँ उनको और उसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ कि 2000 साल की भौगोलिक और इकोनॉमिक हिस्ट्री और उस 2000 साल में 1500 साल भारत नंबर 1 इकोनॉमी रहा है, ठीक है? और उसके बाद कुछ समय नंबर 2 फिर नंबर 3 धीरे-धीरे करके नीचे गिर गया। अभी हम फिर वापस नंबर 5 पे आ चुके हैं, परचेज़ पावर पैरिटी पे नंबर 3 है और विश्व अब ये बात को समझ रहा है कि भारत वापस अपने नंबर 1 पोज़ीशन पे पहुँच जाएगा। अभी हमें ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है क्योंकि चाइना बहुत आगे है, अमेरिका बहुत आगे है, लेकिन एक समय हम भी बहुत आगे थे और हम भी नीचे आ गए। तो ऐसे ही अब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम फिर वापस वहीं पहुँचेंगे जहाँ हम थे। ऐसा नहीं कि हम कोई असंभव सी बात कर रहे हैं, हम खुद थे वहाँ पे, तो वो पोज़ीशन पे हम पहुँचेंगे और उसके लिए कितना यूथ जो हमारा है वो एम्पावर्ड हो और क्या करते थे वो लोग कि वो नंबर 1 थे, उसपे थोड़ा मंथन किया जाए कि कैसे भारत विश्व का नंबर 1 था। तो याद करेंगे तो ऐसे देखेंगे कि छोटे-छोटे बड़े सारे यहाँ पे हथकरघे से आर्ट होती थी, कपड़े बनते थे, यहाँ के जो छोटे-छोटे बिज़नेसमैन थे, वो अपनी यूनिकनेस उनके अंदर थी, वो बना-बना के पूरे विश्व में माल भेजा करते थे। और वो फिर अंग्रेज़ों ने आकर के जिस तरह से हमारी सभ्यता को नीचा दिखा करके हमारे अंदर कुरीतियों का हाइलाइट करके मार्केटिंग करके कि इसमें ये गलती उसमें ये गलती आपस में दूसरे को लड़ा करके उन्होंने रूल किया पूरे 2 ढाई साल 100 साल तक। तो वो उसका वो चीज़ अब धीरे-धीरे करके हमारी कम हो और हम समझें कि भाई साहब वो हमारे लिए अच्छे नहीं थे। उन्होंने अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए हमारे यहाँ करके हमें नीचा दिखाया। हम ना कभी पीछे थे और ना कभी होंगे। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास होगा तो। आज अगर विश्व में आप कहीं भी विश्व में चले जाइए, हर जगह भारतीय लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। अभी तो कितने देश के अध्यक्ष भी बन चुके हैं भारतीय लोग और कॉर्पोरेट में देखिएगा तो भारत के लोग बड़े मेहनती और क्योंकि वो संस्कृति है, पिछले जन्मों के कर्म है हम लोगों के, कि वो ऐसे हैं कि हम लोग जहाँ जाते हैं कुछ दे के ही आते हैं। दूसरों को देने की बात सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें ही दे दो सारा कुछ। ना ही हम किसी के ऊपर आक्रमण करके किसी का छीनना चाहते हैं कि यार चलो कोई नहीं देख रहा है इसका छीन के ले आते हैं। वो काम हम नहीं करते। हम देने पे बिलीव करते हैं, हम बढ़ाने पे बिलीव करते हैं। हमारे ऋषि-मुनि जो थे, इतने बड़े लोग थे कि वो बैठे-बैठे क्या-क्या चीज़ें कर देते थे, पूरे विश्व में चेंज कर देते थे। एक वाकया है हमारे ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा का, वो मैं थोड़ा-सा आपको सुनाता हूँ कि वो वृंदावन में थे और उनसे मिलने के लिए राजीव गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे वो आना चाहते थे और वो आने के लिए उन्होंने वो जब वृंदावन में आश्रम में आए तो वो कैसे आए दिल्ली से तो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो वहां पे लोकल एक टीम गई उसने मुआयना किया कि भाई ये यहाँ पे आकर के इस जगह पे हमें यहाँ पे लैंड करेगा लैंड करने के लिए वहां पे एक पेड़ था तो वो पेड़ जो था उसको उन्होंने बोला कि यार इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज एरोप्लेन यहाँ पे लैंड नहीं कर सकता तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड नहीं कर सकता तो ये हुआ कि भाई ठीक है इसको काट दो अब वो लोग बोल के चले गए तो बाबा ने वहाँ की जो लोकल टीम थी उनको बुलाया वहाँ पे लोकल कप्तान थे जो मेरे भाई साहब ही थे
उनको बुलाया कि भाई आप जो है एसपी हैं यहाँ के, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और वो आके आपका दर्शन करेंगे। तो उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला हाँ वो थोड़ा सा पेड़ वगैरह कटेगा। बोले ना ना ना, पेड़ नहीं कट सकता है यहाँ पे। तो बोले भाई उनको मना कर दो कि वो ना मिलने आए, लेकिन या तो कहीं और से लैंड होकर के आए, यहाँ पे इस पेड़ को नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेड़ भी तो मेरा शिष्य है। वो मुझसे पूछेगा कि भाई आपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मुझे ही कटवा दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? तो भाई वो नहीं हो सकता। तो उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि वो तो कप्तान थे भाई साहब, तो उन्होंने बोला कि बाबा ये मेरे बस की तो बात नहीं, तो प्रधानमंत्री ऑफिस इतने बड़े बड़े अधिकारी वहां पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं कैसे पोस्टपोन कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बच्चा, मैं ही कर देता हूँ। थोड़ी देर में वो अंदर कुटिया में गए और बाहर निकले और पता चला वहां से फैक्स आ गया टेलेक्स में कि साहब प्राइम मिनिस्टर विजिट पोस्टपोन। तो हमारे, और उसके कुछ दिनों बाद राजीव गांधी जी आए और पूरा उन्होंने आशीर्वाद दिया, वार्तालाप किया और चले गए, लेकिन दूसरी जगह आए, उस जगह नहीं आए, पेड़ वहीं का वहीं। तो हमारे संत महात्मा इस लेवल के थे जिनके की सोच में वो वहां से बैठे बैठे पूरी दुनिया में चेंज कर सकते थे। वो रूस और अपना अमेरिका और जापान में क्या हो रहा है वो यहाँ से बैठ के कंट्रोल करके उसको ठीक कर सकते थे। तो हमारे संत ऋषि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का अगर हम 0.001% भी अगर हम लोग निकालें तो ये भारत को नंबर 1 बनाने में बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। और अच्छा लगता है कि ये यूथ जो है अभी बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से हम लोग बिल्कुल राइट ट्रैक में, और अगले 20-30 साल में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भारत में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, ज़रूर होंगे। मुझे लगता है आप जैसे लोग जब प्रयास कर रहे हैं, तो भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है देश का। और ये मेरे ख़्याल से ऋषि परंपरा का ही आशीर्वाद है, जो आप जैसे लोग इन कार्यों के बारे में सोच रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद है सर। सर, मैं देवराव बाबा पे थोड़ी देर रुकना चाहूँगा, अगर आपकी अनुमति हो। तो आपने कहा कि आपके परिवार से उनका जुड़ाव था, दादा-परदादा सब लोग जुड़े हुए थे। तो मुझे थोड़ा बताइए ना उस बारे में कि कैसे आपके परिवार से या परिवार के लोगों ने देवराव बाबा से कैसे संपर्क हुआ? फिर कैसे आपका पहली बार मुलाकात हुआ उनसे? हाँ, बुरहा बाबा जो थे हमारे पिताजी जो, तो वो बहुत ज्यादा मानते थे उनको। और मेरे पिताजी के जो पिताजी थे वो ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर थे, वो भी बाबा के बड़े भक्त थे। और जो मैंने सुना कि ऐसे ही हमारे और पीढ़ियां भी उनके भक्त थी, और ऐसा मैंने सुना है और बहुत सारे लोग बताते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ वर्णन अपनी किताब के अंदर में किया हुआ है, जिसमें कि वो कहते हैं कि उनकी जो उम्र उनके परिवार के हिसाब से 250 साल की थी। अब ये ऐसा अगर आप कहें कि 250 साल तो कोई भी नहीं रह सकता है, लेकिन हमारे, अगर आप ऋषि परंपरा पे जाएं तो उसमें अगर थोड़ी सी स्टडी करें, तो थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, तो आपको लगेगा नहीं ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि पार्वती जी ने सैकड़ों वर्ष तक एक पैर पे खड़े होकर के जो है यज्ञ किया और प्रार्थना करी, और तब शिव भगवान प्रसन्न हुए। अब आप बोलो कि अगर कोई सैकड़ों वर्ष तक अगर एक पैर पे खड़ा तो बुढ़ा नहीं हो जाएगा? तो शादी करके क्या करेगा, है ना? लेकिन वो उस समय एक जमाने में एक उम्र होती थी कि वो धीरे धीरे शायद होता था, और इतनी जल्दी आदमी बुढ़ा भी नहीं होता था। वो जैसे जैसे हम लोग शायद ज्यादा साइंस यूज करने लगे हैं, तो ज्यादा डीके करने लगे हैं, ज्यादा चीजों को यूज करके। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि उम्र जो है पहले बहुत ज्यादा होती थी, फिर धीरे धीरे कम हुई। और अभी भी जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि ये ऋषि मुनि लोग हैं जो कि गुप्त हैं, उसके पूरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी नॉलेज ऐसे सबको नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो उसका मिसयूज शुरू हो जाएगा, और मिसयूज शुरू होगा तो गलत लोग भी आगे आएंगे। तो ऐसा इसलिए, लेकिन ये जो बड़े बड़े संत थे, इनके बारे में अगर आप, क्योंकि मेरे परिवार से जुड़े हैं तो मैं बहुत सारी अंदर से चीजें जानता हूँ, और बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस हुई है जो कि हमारे परिवार के अंदर में ही हुई है। तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बाबा ने जितनी भी बातें अभी तक हमें बताई कि भाई ऐसा होगा, बच्चा ऐसा होगा, वो सब घटित होते आज भी दिख रही है हमें। तो
वो सब लोग जो थे बाबा त्रिकालदर्शी थे, मतलब आज भी उनकी शरीर तो उन्होंने 1989 में छोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी हैं यहाँ पे और गाइड करते रहते हैं लोगों को, जितना जहाँ जरूरत होती है वहाँ उनको समझाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो ये लोग अजर अमर हैं, ये हमेशा के लिए हैं। और शरीर रूप में देखा जाए तो इनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ये 1000 साल भी रह सकते हैं, 1500 साल भी रह सकते हैं। तो देवराव बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया था। तुलसीदास जी अकबर के जमाने में थे, तो वहां से लेकर के आप 1980-90 की बात कर रहे हैं, तो आप सोचो कि क्या उम्र होगी उनकी। तो ऐसी बहुत सारी बातें, वो शेर से बात करते थे, वो बड़े बड़े जो जानवरों का, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग लंगर लगाते हैं इंसानों के लिए, वो अलग अलग जानवरों का लंगर लगवाते थे। तो कभी हाथी का लंगर लगाया, तो कभी गधों का लंगर लगाया। तो उनके जो शिष्य वगैरह हैं, उनसे आज भी अगर आप जाकर के बात करेंगे, वृंदावन में बैठते हैं और मईल जो बलिया में है वहां बैठते हैं, उनसे हम पता करेंगे तो ये सब पता चलेगा कि वो जैसे बोलते थे, अच्छा बच्चा जाओ आज गधों का लंगर लगाना है। अब बोले यार इतने गधे कहाँ से इकट्ठे करेंगे? बोले नहीं बच्चा जाओ जंगल में जाओ और वहां पे सारे गधे हैं। तो पता चला कि आप जा रहे हो और वहां पे सारे गधे आ गए। कहाँ से आए पता नहीं, किसने बुलाया, किसने इंफॉर्मेशन दी, किसने फोन किया, तो पकड़ के लाया, सब चल के चले आते। हाथी है तो हाथी आ गए, सारे खा के चले गए। तो ऐसे, अब ये तो अद्भुत बातें हैं जो आज के जमाने में अगर बताई जाए तो लोग मजाक बनाएंगे कि कैसी बातें कर रहा है, लेकिन ये सब सत्य बातें हैं। और जिनको अनुभूति हुई है, जिनको इसका एक्सपीरियंस हुआ, इस बातों को गूढ़ता से समझते हैं। तो देवराव बाबा एक बहुत बड़े ज्ञानी थे और हैं, जो कि खुद वो कहते थे कि भारत की प्रगति और ये सब चीजें जो है वो जिम्मेदारी मेरी है। तो जब मैं कोई बात इस तरह की कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये प्रेरणा पीछे उन्हीं की है, आशीर्वाद उन्हीं का है, जो मैं इतना चीज बोलने की हिम्मत भी कर पा रहा हूँ और इतने स्टेप जा करके रिसर्च करके लोगों को बोल भी देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा भारत नंबर 1। तो शायद वो उनकी प्रेरणा है और उनकी गाइड। हमारे जैसे बहुत सारे लोग उनके घूम रहे होंगे जो इस कार्य में लगे होंगे। कुछ लोग, मुझे ऐसा मौका मिला है, मैं आज बता रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को नहीं बताते हैं, बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता है, और या बहुत सारे लोग बताना नहीं चाहते हैं और पीछे पीछे शांतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं बाबा का। बहुत सुंदर सर। तो जब आपकी मुलाकात हुई बाबा से, आपकी क्या अवस्था रही होगी, वो अनुभूति अगर आप बताएं। बाबा के साथ जब मैं कई बार मिला बाबा के साथ में, लेकिन जिस समय को मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम लोग वहां पे गए थे वृंदावन में। और वृंदावन में हमारे भाई साहब उस समय पोस्टेड थे, IPS थे वो। तो उनके पास में जाकर के रुका हुआ था। मेरा एक्चुअली मैं गया राजस्थान, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मैं राजस्थान गया एग्जाम देने के लिए मेंस का, और वहां पे जयपुर गया तो वहां मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, ना पहले ना बाद में, कि कोई मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। अब पोस्टपोन हो गया तो उस समय फोन भी नहीं होता था, मोबाइल फोन की। वहीं से पूछा भाई बताओ क्या करें। तो वहां से दिल्ली आ गया मैं, मेरे भाई साहब दिल्ली में थे तो उनके पास गया। उन्होंने बोला अरे यार तुम IAS की तैयारी कर रहे हो, तुम ऐसे करो कि वृंदावन चले जाओ, मथुरा में, वहां पे तुम्हारे भाई जो है वो IPS हैं, वो तुमको गाइड भी कर देंगे और तब तक तुम्हारा वो पता भी चल जाएगा। तो करीब 1 महीने में वहां पे जाकर के मथुरा में अपने भाई साहब के पास रहा। भाई साहब के साथ में रोज जो है जाता रहा आखिरी उसमें। तो रोज जाता था मैं, तो बाबा के पास बैठता। बाबा बोलते थे बच्चा वहां कोने में बैठ जा, और कुछ बोलते थे बस जाप करो। बोले क्या जाप करें? बोले राम राम जपो बस। तो बस वो मैं बैठ के अपने राम राम जपता था, राम 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 राम। बाद में मुझे पता चला कि भाई राम राम का मतलब क्या होता है, कि कहते हैं कि किसी को आप 2 बार बोल दो, राम राम कर दो, तो 108 बार विष्णु भगवान का नाम लेना और 2 बार राम राम बोलना बराबर है। तो वो बोलते बच्चा बोलते राम राम जपो। और कहते हैं कि जैसे हर आदमी के अंदर, हृदय के अंदर एक शैतान भी है और एक भगवान भी है। शैतान जो है वो आदमी को गलत कामों की तरफ प्रेरित करता है, वासना की तरफ प्रेरित करता है, गलत काम करने के लिए, चलो यार कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, चलो आज गलत काम कर ही लेते हैं, वो भी करता है। उसको काटने के लिए बाबा कहते थे कि राम राम। वो बात में मुझे पता चला, उस समय नहीं। उस समय बोलते बच्चा बस बैठ के जपो, तो वो बैठ के जपता रहता था। फिर सडनली बाबा बोलते बच्चा दौड़ी आओ।
यकीन नहीं मानोगे प्रवीण जी, मुझे आज तक किसी बात में इतनी खुशी नहीं होती। अब वो मैं खुशी का लेवल अगर डिफाइन करूँ, तो वो खुशी यहाँ थी। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े मकान भगवान ने मुझे दिए, बड़ी-बड़ी सैलरी आती रही है, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जो वो एक बाबा बोलते थे, "बच्चा दौड़ आओ।" तो वो जा करके बाबा के सामने खड़े होना और फिर बाबा प्रसाद देना या बाबा ने कुछ बातें बताना कि हाँ बच्चा बताओ क्या करोगे? तो वो अच्छा बताओ ये कैसे करते हो? वो कैसे करते हो? अच्छा बाबा बताना। तो वो बातों में खान-पान के बारे में पूछना, बताना, ये सब बाबा ने किया। तो वो जो आखिरी 1 महीने तक मैं अक्सर वहाँ जाता था, वो मेरी ज़िंदगी के आई थिंक गोल्डन पीरियड था, जहाँ पे कि मुझे उनका सानिध्य मिला और शायद मेरा जो भी अंदर से जो मेरी गलतियाँ थी या खराबियाँ थी वो दूर हुई और उसके बाद मैं थोड़ा बेटर इंसान बन गया, ये कह सकते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं सर, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे थे, हमारी अवस्था तो बहुत छोटी थी। हमें याद है बाबा के बारे में, लेकिन इतना इतना सानिध्य ऐसे और ऐसी बातें नहीं पता थी। एक बार उन्होंने मुझे पूछा, "हाँ बच्चा तुम्हारा उपनयन संस्कार हो गया है?" बोला, "नहीं बाबा।" "अच्छा बच्चा, तो हम कर दें तुम्हारा उपनयन संस्कार?" बोला, "हाँ बाबा क्यों नहीं, हमारा तो भाग्य खुल जाएगा।" तो मेरा उपनयन संस्कार जो है देवराव बाबा ने किया। अब वो मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे शायद इसीलिए मेरा नहीं हुआ था तब तक। अगर हो गया होता मैं बोलता हो गया बाबा, बोले अच्छा ठीक है। और वो भी कितने अंतर्यामी थे कि मतलब उनको पता होता था कि भाई इसके अंदर क्या नहीं हुआ। आपको मैं बता दूंगा ना हूँ मेरा नहीं हुआ या हुआ, लेकिन वो हर चीज को समझते थे और ऐसे ही बातें करते थे। ऐसे एक एग्जाम्पल है, मेरी माँ एक बार मुझे बताती है कि वो गई तो बाबा के पास, तो उन्होंने कहा है बाबा हर बार जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा मखाना देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि ज़्यादा क्यों नहीं दे देते बाबा? अब इस बार मम्मी गई और बाबा ने उनको बोला, "अरे बच्चा, इनको ज़रा वो बोरिया रखी है ना, वो पूरा दे दो इनको।" तो पूरी बोरी मखाने दे दी। माँ ने नहीं बोला उनको, लेकिन उनको वो दे दी। अब मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी क्या यार तुमने एक बोरी मखाना माँगा, उनसे माँगने ही थे तो कोई बड़ी चीज़ माँगते जो ज़िंदगी भर काम आती, वो मखाने तो हर महीने में खत्म। तो बस वो ऐसा अनुभूति होती थी, उनको सब बातें पता चल जाती थी, सामने कौन आया है, क्यों आया है, क्या करना चाहता है, मन की बातें जानते थे, क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते थे वो सब कुछ पूछ करके कर लेते थे। आपको क्या ऐसा लगता है कि आपको इतना आशीर्वाद बाबा ने दिया क्योंकि आपके कुछ पूर्व जन्मों के भी पुण्य रहे होंगे? ज़रूर, ज़रूर रहे होंगे, पूर्व जन्म के कर्म के बिना तो इतने बड़े संत के पास कभी फटक नहीं सकता आदमी। तो हालाँकि मुझे अपने पूर्व जन्म याद नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न करता रहता हूँ कि कभी पता चले। कभी-कभी मुझे ऐसा भी अनुभूति हुई है, मतलब हालाँकि किसी ने मुझे कन्फर्म नहीं किया, लेकिन मैंने अपने दादाजी को देखा नहीं कभी। मेरे जब मेरा जन्म हुआ उसके पहले वो जा चुके थे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में मतलब अपने परिवार में अपना दादा ही था। ऐसा मुझे फ़ील होता है, लेकिन इसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कुछ मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसी फ़ील अंदर से होती है कि मैं अपने तो मैं बाबा का भक्त तब भी था। तो ऐसे कई सारे जन्म में रहा होऊँगा मैं बाबा का ज़रूर, लेकिन कभी मैंने बाबा से पूछा नहीं है और ना ही मुझे किसी और ने कन्फर्म किया है। ऐसा मेरा सोचना है, सच्चाई क्या है वो तो भगवान ही जानता है और बाबा ही जानता नहीं, ये बहुत ही अचरज का विषय है कि कई लोगों को अपने पूर्व जन्म याद होते हैं। इस पे काफ़ी शोध किया है लोगों ने, कई पुस्तकें लिखी हैं, कई सारे है। मेरे एक एक्सपीरियंस है, जब मैं बनारस में पढ़ता था, तो मेरे घर के बगल में एक लड़की थी। वो रहती थी और मुझसे वो छोटी होगी, वो शायद मैं उस समय 16-17 साल का होऊँगा और वो 12-13 साल की होगी। वो आके अपनी पूरी हिस्ट्री बताती थी और वो बताती थी कि मैं कलकत्ता में सड़क क्रॉस कर रही थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे बच्चे मेरे साथ जा रहे थे और डेथ हो गई थी मेरी। और वो उनके पेरेंट्स ने उसको वेरीफाई किया था। वो कलकत्ता आके वेरीफाई किया था और पता चला था फैक्ट है ऐसा। तो ये तो मैंने खुद अपने से एक्सपीरियंस किया है और बाकी मुझे पता है ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। तो मुझे पता पुनर्जन्म पे तो मुझे 100% विश्वास है कि होता ही है और हमारे सारे कर्म जो इसलिए अगर आप अपने कर्म पिछले कर्म और अच्छे कर्म अगर आज करते हैं तो आगे जा करके आपके अच्छे जन्म आएँगे, ये मेरा पूरा पूर्ण विश्वास है इस पे। क्योंकि कर्म का जो प्रिंसिपल है वो तो पुनर्जन्म के बिना कंप्लीट नहीं होगा हाँ। और ये बेसिक टेनेट है। सर, मुझे थोड़ा-सा और बताइए देवरा बाबा के बारे में, ख़ास करके उस अनुभूति को जब उन्होंने आपके सिर के ऊपर पैर से आपको आशीर्वाद दिया था। उसको हमने शुरू में टच किया, लेकिन थोड़ा-सा उसको आप इलैबोरेट कर सकें? हाँ, वो उसमें
वो एक क्षण था, वो क्षण जो था वो ऐसा था कि मैं अब उसको याद करता हूँ तो बाबा ने मुझे बुलाया, बाबा ने बोला बच्चा खड़े हो जाओ, और मैं खड़ा हो गया, और बाबा, मैंने अपना हाथ ऐसे रख लिया, है ना, तब मेरे सर पे बाल होते थे, हैं? तो मैंने ऐसे हाथ रख लिया और बाबा ने उसी में टच कर दिया मुझे ऐसे। वो टच किया और मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया घूम गई है उस समय एकदम बिल्कुल। और उसके बाद मैंने आँख खोला और फिर मैं, जब उस समय मुझे ये एक अलग सी अनुभूति हुई कि हाँ, कुछ अंदर कुछ चला, कुछ अलग सा हुआ। उसके बाद मैं वापस नॉर्मल बाबा का आशीर्वाद लेके घर चला गया और बहुत शांत हो गया। उसके बाद की जो मुझे मतलब बहुत शांत हुआ, और शायद वो टच जो है मेरी ज़िंदगी को पूरा उसने चेंज कर दिया उसने। उस टच ने, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई एनर्जी मेरे अंदर आई और वो अर्थिंग होते हुए मेरे पूरे चीज़ को कुछ किया। अब क्या है, ये ये तो बाबा ही बता सकते हैं, मैं उसके बारे में बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन अनुभूति मैं बता सकता हूँ कि वो ऐसी ही थी कि उन्होंने कुछ टच किया, कुछ मुझे लगा, कुछ एनर्जी मेरे अंदर से आई और पूरी बॉडी को एकदम शून्य सा कर गई एकदम। और फिर उसके बाद से मुझे, जब भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी का एक, कहते हैं ना, एक प्री और पोस्ट, जैसे ज़ीरो एडी होता है ना, कि ज़ीरो एडी और उसके पहले बीसी, बस वो मेरी लाइफ़ का वो है ज़ीरो एडी, कि वहाँ से पहले और वहाँ से बाद का शायद मेरे जितने प्रयत्न मैंने किए, ऐसे बहुत सारे लोग प्रयत्न करते होंगे, लेकिन जितना प्रयत्न करके मुझे जो मिला, वो शायद सबको नहीं मिल पाया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने कर्म किए और मुझे जिस कर्म के हिसाब से रिवॉर्ड मिले, वो शायद कुछ ज़्यादा ही मिल गए भगवान के आशीर्वाद से। और शायद ये सब कुछ करवाने के लिए, बाबा के किसी कार्य के लिए तैयार करने के लिए मुझे ये सब कार्य करवाया गया और मैंने किया। और शायद बाबा चाहेंगे तो आगे भी ऐसे ही कुछ कार्य होगा जो करूँगा मैं, मुझे पता नहीं क्या होगा, वो बाबा का ही कार्य है, और मैं निमित्त और एक बन जाऊँगा उसके लिए कि चलो ये कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे जी। बड़े सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं बाबा के साथ में, जो लोगों से मैंने इंटरैक्शन किया, बातचीत करी, और उसमें कि भाई आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक एक हमारे जान-पहचान है, वो कभी सामने नहीं आते, कभी कुछ बताते नहीं हैं। वो काठमांडू में रहते हैं, ठीक है? वो देवराहा बाबा के पास आए और उनको एक बार कहीं यहीं कहीं रहते थे। उनका नाम है सीआर बाबा। उनको हम लोग सीआर बाबा बोलते हैं, वो वहाँ पे डॉक्टर हैं। लेकिन वो सीआर बाबा के नाम से फ़ेमस है, देवराहा बाबा के जितने शिष्य हैं उनके बीच में। तो वो देवराहा बाबा के ने उनको, वो आए और उनको कोई सीआर पकड़ के ले गया बचपन में। तो उनके पेरेंट्स वगैरह आए, बाबा वो कोई वो लेके गया और बाबा ने बोला जाओ बच्चा वहाँ पे जाके ले आओ, वहाँ पे है वहाँ से। तो वो ले आए और उसके बाद वो बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर वो बाबा ने उनको कुछ शिक्षा दी और उनको बोला बेटा कभी किसी को बताना नहीं। तो वो किसी को नहीं बताते। वो बात किसी को नहीं बताते, लेकिन मुझे पता है इसलिए मैं उतनी ही बात बता सकता हूँ, लेकिन जितनी पता है उतनी बता सकता हूँ, उसके आगे की वही बता पाएँगे। तो ऐसे बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक मेरे मित्र हैं जो कि मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम करते हैं और खेल में भी बहुत आगे हैं वो। तो वो बताते हैं कि उनका जन्म ही देवराव बाबा के आशीर्वाद से हुआ था, कि वो उनके पिताजी गए थे और बच्चा नहीं हो रहा था, तो बाबा ने बोला जाओ बच्चा। एक मुझे मिले थे सज्जन, उन्होंने बताया कि वो लखनऊ में हैं अभी भी, और उनका बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो वो अपने एक बार उनके पिताजी गए बाबा के पास में मईल में, और बाबा से उन्होंने बोला कि बाबा वो मेरे बेटे को अ, शादी करनी है और लड़की नहीं समझ में आ रही कोई। तो बाबा ने बोला अरे तुमको नहीं समझ, अरे ये बच्चा ये सामने है ना ये, वो उसको बुलाओ, वहाँ पे कोई पुलिस वाला था उसको बुलाया उन्होंने। हाँ बच्चा इसकी बेटी है, इससे शादी कर दो। तो वो जो थे वो बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली को बिलॉन्ग करते थे। अब उनको लगा यार पुलिस वाले के साथ कैसे शादी कर दूँ और मैं क्या करूँगा? बोले बच्चा तू चिंता मत कर, तू शादी कर दे, तेरे कल्याण को कर देगी इनकी बेटी जो है। अब वो बेटी जो है इनसे शादी हुई। अब वो कहते हैं कि लखनऊ से लेकर के और बलिया के रास्ते में बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ इन बंदे की है, और जब से वो लड़की इनके घर में आई है, वो कितना प्रोग्रेस हो गई उनकी जो है। तो ऐसे हज़ारों किस्से हैं, मतलब ये तो मैं कुछ जो मुझे याद आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। ऐसे हज़ारों लाखों किस्से हैं
और राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जितने उन सब की कहानियां हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत में हुए वो सब कहीं ना कहीं देवराहा बाबा के आशीर्वाद और उनके से ही आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि भारत की प्रगति उनसे ही लिंक्ड है। अभी जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो राम मंदिर पे देवराहा बाबा का बहुत आशीर्वाद था और उन्होंने पहले से भविष्यवाणी करी थी कि राम मंदिर बनेगा और सबके साथ मिलके बनेगा। तो लोगों ने बोला था कि भाई वो तो मुसलमान बनने नहीं देंगे, तो उन्होंने बोला था नहीं नहीं बच्चा, मुसलमान भी उसमें मदद करेंगे, और अंत में हुआ वही कि सबने मदद करी और मंदिर बिल्कुल लड़ाई झगड़े के बिना फर्स्ट क्लास बन गया। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है, ये देवराहा बाबा का एक बिरला बड़े बड़े लेवल पे ये सब चीजें हुई हैं और हो रही हैं, आज भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। उनके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया चलेगा और इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देता हूँ कि भारत नंबर 1 बनेगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई पीछे करने वाले तो बाबा बैठे हुए हैं, हम लोग खाली बस प्रवचन कर रहे हैं, हम तो जो थोड़ा बहुत एफर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं सर। सर, अब मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करूंगा, क्योंकि बाबा के बारे में तो हम लोग बात करते रह सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत रुचि है बाबा के बारे में और मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं इनके यूट्यूब के ऊपर। मेरी बेटी को ऐसी प्रेरणा हुई, वो कभी नहीं मिली उनसे। वो जी। अभी आयरलैंड में रहती है, अभी 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 हिंदुस्तान वापस आई है। उसको प्रेरणा हुई है, वो कह रही मैं बाबा के बारे में हिंदी में तो बहुत किताबें हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में किसी ने कोई अच्छा लिटरेचर अवेलेबल नहीं, मैं उसकी इंग्लिश में बाबा के ऊपर किताब लिखूं। तो वो प्रयास एक कर रहे हैं। आपसे अच्छा स्रोत कोई है ही नहीं, आपके डायरेक्ट अनुभव है बाबा के, इसको किताब में संकलन किया जा सकता है, बहुत सुंदर रहेगा। तो मुझे ये भी बताया सर कि आप ज्योतिष में भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, आपकी रुचि है ज्योतिष में। मैं टॉपिक सडनली चेंज नहीं करना चाह रहा था, बट मैं समझना चाह रहा हूँ कि ज्योतिष का जो विषय है, इसके बारे में आपकी रुचि कब से जागी और आपका क्या अध्ययन है उसमें? ज्योतिष जो है, मैं पहले तो बिल्कुल ज्योतिष में विश्वास ही नहीं करता था बचपन में। अगर मेरे पिताजी बहुत करते थे, वो पंडित को लेके आ जाते थे, भाई बताओ, प्रवचन करो, बताओ क्या होगा कैसे होगा। मैं कहता क्या पापा कैसी बातें करते हो, कुछ नहीं। ये सब स्कूल लेवल पे। जब मैं कॉलेज में गया तो एक बार मुझे किसी ने बताया कि ये पंडित जी हैं, एक जायसवाल साहब थे प्रयागराज में, और ये बहुत अच्छा देखते हैं यार। तो मैंने कहा चलो मिलते हैं। मैं उनके पास गया, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने बोला कि बच्चा ऐसा है, तुम्हारा बहुत अच्छा भविष्य है, तुम ये कर लो वो कर लो, नीलम पहन लो तुम, ठीक है। तो मैंने नीलम पहन लिया। नीलम पहनते ही मान दूसरे तीसरे दिन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई हमारी फैमिली के अंदर। तो मैं वापस उनके पास गया, मैंने उनको बोला अरे भाई साहब आपने क्या कर दिया, नीलम पहना दिया, मेरे तो वैसा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो नीलम में ही कुछ खोट होगा, आपको सूट करना चाहिए वो, लेकिन वो नीलम आपने लगता है कहीं जो आपने खरीदा है उसने डुप्लीकेट दे दिया, या फिर उसमें किसी और का पहना उतारा हुआ दे दिया जो कि नेगेटिव था, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन चलो आप ऐसे करो कि इसका उपाय बताता हूँ मैं, आप बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दो। उससे क्या होगा, बोले जो भी आपका गलत हुआ ना वो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो बृहस्पतिवार का उन्होंने मुझसे 5 दिन तक बोला, 5 बृहस्पतिवार व्रत करो ये ठीक हो जाएगा। अब बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क था कि वो उसको ठीक होना, जो प्रॉब्लम हो गई थी वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी और वो ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं। 5 हफ्ते उन्होंने बोला आप व्रत रखो, 5 हफ्ते के अंदर में कुछ होना चाहिए, और 5वें हफ्ते में वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब मुझे इंटरेस्ट आ गया, यार ये क्या है, एक चीज पहनो और प्रॉब्लम खराब, और फास्ट रखो तो ठीक। तो मैंने इंटरेस्ट आया, मैं उनके पास अक्सर जाने लगा। स्टूडेंट लाइफ में मेरे किसी को प्रॉब्लम हो, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मैं उनको ले जाता था, चलो भाई आओ तुमको एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाते हैं। वो ले जाते थे और वो पूछते थे और वो बताते थे, और मेरा दिमाग बड़ा तेज चलता है, मैं ऑब्जर्व करता रहता कि ये क्या प्रॉब्लम लेके गए, इन्होंने क्या देखा और क्या बताया। धीरे धीरे जब कोई आदमी मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता था, मैं समझ जाता था कि इसको ये प्रॉब्लम है। बोलता मैं कुछ नहीं था, मैं पंडित जी के पास ले जाता था और पंडित जी उसको जब बताते थे तो वही बताते थे जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी डाउट होता था कि यही होगा शायद। तो इस तरह से मुझे काफी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, थ्योरी में मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने कुछ किताबें खरीदी, उस किताबों को पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद मैं दिल्ली आया तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, मैं स्कॉट्स में जॉब करता था, मेरे एक बॉस थे,
तो उस समय गणेश जी का एक वो हुआ था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो उन्होंने सब लोग ऑफिस में सब छोड़ के मंदिर जा रहे थे कि देखें यार गणेश जी कैसे दूध पी रहे हैं। तो वो लोग भी जा रहे थे, तो उनको विश्वास नहीं था, बोला अरे ये सब पंडित बेकार होता है, ये सब बेवकूफी की बातें हैं ये सारे। तो मैंने कहा यार बस मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है क्या है, बस हम लोग कह रहे हैं तो होगा, कुछ ना कुछ सच्चाई थोड़ी बहुत तो होगी। तो बोले अच्छा नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता, ये ज्योतिष बेकार होता है, ये सारे ऐसे ही लोग पोंगा पंडी करते रहते हैं। तो मुझे पता नहीं क्या आया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आपको कोई अच्छा पंडित मिला नहीं, इसका मतलब वो शास्त्र ही बेकार है? बोला नहीं। मैंने कहा भाई आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, तो जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो तो कह देते हो कि ये नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट करते हो फिर बोलते हो ना नहीं हो सकता या हो सकता है, कि भाई नाइट्रोजन प्लस ऑक्साइड डालोगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को मिलाओगे तभी तो बोलोगे। अब आप बिना एस्ट्रोलॉजर से मिले हुए आप नहीं नहीं हमने देखा, मैंने कहा पूंगा पंडित से मिले होंगे इसलिए आप ऐसे करो, 80 पंडित से मिलो। तो बोले तुम तो ऐसे कहते हो किसी को जानते हो, मैंने कहा मैं जानता हूँ, मैं नहीं बताना चाहता, मैं खुद ही जानता हूँ। मैंने उनको बोला अच्छा लाइए दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं कल पंडित जी को अपने दूंगा, वो बताएंगे। मैं रात भर गया, स्टडी किया, दूसरे दिन मैंने उनको बोल दिया कि भैया 6 महीने के अंदर तो आप एस्कॉर्ट से नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं। एस्कॉर्ट्स ऐसा था कि जो कि सरकारी नौकरी, एस्कॉर्ट्स में ऐसा था कि वो नौकरी जो होती थी वो सरकारी होती थी, कोई नहीं छोड़ता था, एक बार आप ज्वाइन कर लिया मतलब रिटायर हो गया। तो उन्होंने ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ मुझे पता नहीं, तो आपका हॉरोस्कोप बोल रहा है। तो 6 महीने बाद जो है वो एक दिन चुपचाप बैठे हुए थे, अब वो उनके कहीं जॉब लग चुकी थी और उन्होंने मुझे बताया नहीं, और मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि इनकी लग गई है। तो मैं कमरे में घुसा और मैंने बोला यार रोज तो आप पूछ रहे थे नहीं लगी नहीं लगी, अब लग गई तो बताया नहीं। तो तुमको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे कैसे पता चला भगवान जाने, लेकिन आपने बताया क्यों नहीं? तो मुझे अंदर से फीलिंग हुई थी, मुझे कहीं से किसी ने नहीं बताया था, लेकिन मुझे लगा कि इनकी जॉब लग चुकी है। अब वो हुआ तो उसके बाद वो फिर तो उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, उनको कुछ भी करना होता है, भई आप ये करें कि नहीं करें, ऐसे नहीं करें, तो पूछना-पाछना शुरू किया। तो वो मुझे नॉलेज हुई और वो प्रैक्टिकल नॉलेज हुई थोड़ी, और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक जैसे एक प्लैनेट बृहस्पति है, वो उसको हम लोग बोलते हैं गुरुवार, है ना? और हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण। और ये पता है हमें कि जुपिटर जो है इतना पावरफुल है कि पृथ्वी के अगेंस्ट अगर कोई भी चीज एस्ट्रॉइड और कुछ आ रहे हो तो उसको खींच लेता है, गुरुत्वाकर्षण जो है जुपिटर है वो पावर, उसकी इतनी पावर हमारे ऊपर चलती है। तो ऐसे ही शनि, ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स में उनकी भी पावर चलती है हम लोग के ऊपर। तो ये एक साइंस है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले बता दिया था। ये तो मतलब भगवान शिव ने नारद को और ब्रह्मा जी को, नारद को, और उसके बाद मैत्रेय ऋषि ने, और वो करते करते हमारे सारे जगह पाराशर, बृहद पाराशर लिखा गया, और ऐसे कितने सारे ग्रंथ लिखे जो कि नॉलेज गेन करने के लिए। और मैं अभी सीरियसली पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भारतीय विद्या भवन में वापस पूरा कोर्स कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ इसको कि भाई मैं फॉर्मली एक एक स्टेप बाय स्टेप जानूं कि कैसे होता है। मुझे बेसिक नॉलेज है लेकिन डेप्थ में नहीं है, मैं डेप्थ में जाना चाहता हूँ, तो मैं भी एज ए स्टूडेंट सीख रहा हूँ ये सब चीजें। तो ये ज्योतिष की नॉलेज बहुत पावरफुल है, लेकिन मैंने वो जो चीजें मुझे पता चली, जैसे बृहस्पतिवार की मुझे पता चली, वो दिन है और आज का दिन है, आज 35 साल हो गए मैंने व्रत नहीं छोड़ा बृहस्पतिवार का। तो वो वो एक बहुत अच्छी एक चीज है। और मैंने ये देखा कि हमारे ऋषि मुनि बोलते थे फास्टिंग करो, व्रत रखो। अब उसी पे नोबेल प्राइज जीत रहे हैं लोग, है ना? जापान के जो क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं उनको, इसी चीज पे कि आप फास्टिंग करोगे तो आपकी बॉडी खुद ही आपके सेल्स को खा जाएगी, तो आपके रोग खत्म हो जाएंगे। उस पर नोबेल प्राइज मिल चुका लोगों को। अरे हमारे ऋषि मुनि कब से बोलते थे एकादशी का व्रत करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो, मंगल का फास्ट करो। वो फास्टिंग कर करके हमें सिखाते रहते थे, और हम लोगों ने उसमें अच्छा उसमें वो तो खाली उन्होंने एक एस्पेक्ट दिखाया है, वो हमारे यहाँ पे प्लैनेट से रिलेटेड है कि भाई मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह की दृष्टि किधर पड़ेगी, और उस दृष्टि के हिसाब से आपको क्या चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर में। ये सब चीजें हमें सिखाई जाती थी वहां से, और वो चीजें ज्योतिष शास्त्र में हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। और बहुत अच्छा बहुत अच्छे अभी टीचर्स हैं, जैसे के.एन. राव साहब हैं जिन्होंने भारतीय विद्या भवन दिल्ली में स्टार्ट किया हुआ है, मैं वहीं से सीख रहा हूँ। तो इस तरह से बड़े अच्छे ज्ञानी लोग हैं जो उनको एक एक करके सिखा रहे हैं कि कैसे कौन सा प्लैनेट किस इंसान पे कब असर करता है। इसको मैंने प्रैक्टिकली ऐसे करके देखा कि
हर आदमी को अपनी विल पावर बढ़ानी होती है ना? अगर आपको कहें कि आपकी विल पावर बढ़ जाए तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अब विल पावर कैसे बढ़ेगा? तो अपने 5 सेंस होते हैं, नेत्र हो गया, कान हो गया, नोज हो गया, मुंह हो गया और टच हो गया। अब अगर ये पांचों चीजें हमारे कंट्रोल में हो, मैं उस पर कंट्रोल कर पाऊं, तो मैं इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया हूं, तो फिर मेरी पावर ऐसी होगी कि मैं जो देखना चाहूँ देखूं, जो नहीं देखना चाहूँ नहीं देखूंगा, जो खाना चाहूँ वो खाऊं, जो नहीं खाना चाहूँ वो नहीं खाऊंगा। तो किसी एक पे भी अगर आप मास्टरी कर लो इस पे, कि बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, है ना, ये गांधी जी की फिलॉसफी सुनी हमने। अगर इसमें से एक भी चीज को परिपक्व कर लो आप, तो मैंने परिपक्व किया है वो खाने के ऊपर, कि भाई मैं व्रत रखूंगा। तो मैं व्रत रखूंगा तो उस दिन चाहे मुझे बहुत पसंद है फ्राइड चीजें, छोले भटूरे, समोसे, गुलाब जामुन, मेरे सामने रखा हो, मैं खाऊंगा ही नहीं। तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ। अब मुझे ये जब कंट्रोल करना आ गया, तो मेरे सामने बड़ी-बड़ी टेम्पटेशन रखी गई कि भाई साहब क्यों इतनी मेहनत करते हो, इतने पैसे ले लो, ये मेरा काम कर दो, ये कर दो, हर तरह के ऐसे ऑफर्स आए और मेरे ऊपर कंट्रोल था, मैं मुझे नहीं करना भाई। और मैं तो गुरु का शिक्षा दिया हुआ है कि अगर उसको सीखा हुआ है मैंने कि अगर आपने गलत पैसा अपने घर में लाया, तो 10 साल तक तो बहुत फलोगे, 11वें साल सूद के साथ ले जाएगा वो, चाहे आपको अस्पताल में एडमिट करवाना हो जाए, नहीं तो आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाएगा और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सारे पैसे आपके चले जाएंगे उसी चीज में। तो ये सब चीजें सीखने को मिली। तो अपने अंदर अपनी कंट्रोल, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखने के लिए बेस्ट चीज मुझे ऐसी लगती है कि फास्टिंग करनी चाहिए आदमी को। कुछ नहीं तो हफ्ते में कोई एक फास्ट करो, चाहे बृहस्पतिवार का करो, चाहे मंगल का करो, चाहे शनि का करो, चाहे कोई भी, किसी भी भगवान में आपको श्रद्धा बन जाए। और यहाँ पे मैं आपको वो बताऊं, देवराव बाबा एक चीज बोलते थे, जो कि हमारे सनातन धर्म की बहुत रिच चीज है, कि आपका मन किसी में लग जाए। मैं कहता हूँ कि राम में लगाओ, आपको नहीं यार मुझे तो कृष्ण में लगता है, तो भाई कृष्ण में लगा लो, वही है राम। ठीक है, आपका मन देवी में लगता है, देवी में लगा लो, वही राम है, वही देवी है, वही है, एक ही एनर्जी है, आप उसको किसी नाम से बुला लो। ठीक है, तो वैसे ही व्रत है, आप कोई भी व्रत कर लो, एक व्रत कर लो। अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भैया आपके एस्ट्रोलॉजी ग्रह हैं, अलग अलग घर में बैठे हैं, हर आदमी का अलग नक्षत्र, हर आदमी अलग ग्रह बैठे हैं। उसके ब्रह्मांड में जो सूर्य चल रहा है और बाकी जितने भी ग्रह हमारे घूम रहे हैं, उनकी आपकी दृष्टि अलग अलग पड़ रही, कौन आपको कब देख रहा है, उसके ऊपर आपका आज का फ्यूचर, आज का प्रेजेंट और कल का फ्यूचर, वो सब वहां से डिसाइड होता है। उसको देखते हुए अगर आप फास्टिंग करते हो तो आप ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हो, एफिशिएंट हो जाते हो, कि भैया मुझे तो अभी 7:30 ही चल रही है, अभी शनि भगवान ने पटक पटक के मारना है मुझको, तो मैं अगर शनि भगवान को खुश कर लूं तो मेरा जो है काम बनेगा। तो मैं इसमें वो मुझे डांटेंगे जरूर, मुझे पिटाई भी मेरी करेंगे, लेकिन मैं वहां से बाहर निकल के अच्छे काम करूंगा, मुझे गलत काम नहीं करने। तो वो चीजें सीखने वाली है। जैसे शनि भगवान है, उनको नहीं पसंद है कि कोई आदमी जो 7:30 ही आएगी और कोई आदमी नॉनवेज खाता होगा और ड्रिंक करता होगा, तो उसकी ऐसी तैसी लंका लगाएंगे लगाएंगे वो। ठीक है, तो अब ये सब चीजें ज्योतिष के थ्रू आप सीखते हो कि भैया कौन क्या करेगा, कौन से ग्रह की कितनी पावर है, क्या कर सकता है मेरा वो, मेरे फेवर में है, मेरे अगेंस्ट में है। जैसे कहते हैं कि शनिवार को कोई भी लोहा तेल घर के अंदर ना लाइएगा। मैंने अपनी पहली कार खरीदी शनिवार के दिन। हाँ, तो लोगों ने बोला ये क्यों? मैंने कहा भाई मेरे शनि भगवान का आशीर्वाद है, मैं शनि भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं ऑटोमोबाइल में अच्छा काम ही नहीं कर सकता था। उन्होंने पकड़ के मारना था मुझको, फिर ठीक है, उनके जो दंड हैं, पैरामीटर्स हैं, उसमें बिल्कुल फिट बैठता हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद है, तो मैं तो उनके दिए हुए काम करूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। मैं शनिवार को खरीदूंगा और मैंने खरीदी, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो बहुत पावरफुल चीज है और बहुत बड़ा ज्ञान है ये। और वेदों के अंदर में जैसे 6 चीजें बताई गई हैं, 6 में से एक जो है वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष के बिना, आपकी ज्योतिष जो होती है वो आंखें हैं आपकी, मतलब वेदों की, जिससे आप देख सकते हो आगे पीछे सब कुछ। तो वो देख करके अगर आप कार्य करोगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होगे। तो इसलिए ज्योतिष, एक अच्छे ज्योतिष का नॉलेज होना, एक अच्छे ज्योतिष का सानिध्य पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कर्म होगा, तभी मिलेंगे। वरना पाखंडी जो आपसे पैसे निकाल करके अपनी जेब भरेंगे, वो मिल जाएंगे। जैसे मैं ये मानता हूँ कि इस विद्या के अंदर में मुझे जितनी भी नॉलेज मिलेगी, मुझे 1 रुपया नहीं कमाना है इससे। इससे मुझे लोगों का उपकार करना है, लोगों को सद्मार्ग पे लगाना है, लोगों को गाइडेंस करना है कि तुम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। उसको मुझे अपने लिए
अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए मुझे ये काम नहीं करना, तो मेरा इंटेंशन अलग है। जो लोग इस इंटेंशन से काम करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे, जो इस इंटेंशन से करेंगे यार मैं पैसे बनाऊं, तो अच्छा ये आएगा यार, इसको बताओ नीलम खरीदे, नीलम आएगा 1.5 लाख रुपए का, वहां से कमीशन आएगा 15,000 रुपए का, तो इसको ये मैं क्यों बताऊं, ये छोटा सा लोहे का ये छल्ला लगा लो, मैं बताऊं नीलम खरीदो। तो ये जब इस दृष्टिकोण आदमी लगाता है तो सारी यही ज्योतिष नेगेटिव हो जाती है। लोग अभी क्या है कि इससे इसको चमका के वीडियो बना के पैसे बनाने का जरिया बना रखा है। हर चीज में कलयुग है, यहाँ पे हर चीज का मिसयूज भी होता है, तो वो हो रहा है आज की तारीख में। लेकिन ज्योतिष वाकई बहुत सारगर्भिक विषय है, और लोग अगर इसको समझ लें और अपने जीवन में अप्लाई करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उससे उनको फायदा होगा। आ- आप अगर कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट या अनुभव शेयर करना चाहें जब आपने ज्योतिष के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हो, उससे आपको आउटकम या रिजल्ट मिला हो। मैंने आपको बताया ना कि जैसे सबसे बड़ा जो सक्सेस है वो किसी को तब मिलता है जब उसको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। गुरु का आशीर्वाद का मतलब है, एक तो जैसे देवराव बाबा का मुझे आशीर्वाद है ही है, लेकिन आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, वहां पे आपको एक टारगेट मिला होता है, भाई साहब इस महीने आपने ये टारगेट करना है, इस साल का आपका ये टारगेट है। वहां पे कॉर्पोरेट में इतनी मोटरसाइकिल बेचनी है, इतनी कारें बेचनी है, और इतने आपने बिजनेस डेवलप करने हैं, इतना वेंडर की कॉस्ट कम करनी है। ये सब पैरामीटर्स जब आपको मिलते हैं तो आपको एक गुरु चाहिए जो इसका एक्सपर्ट हो, जो आपको गाइड कर सके। तो ऐसे आपको एक गुरु चाहिए। गुरु कैसे मिलेगा? गुरु आपको मिलेगा बृहस्पति से। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर किसी भी आदमी को अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ठीक है, बॉस उसको बोल रहा होगा तुमको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, या उसकी खराब एक एंट्री खराब करी कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी रेटिंग डाउन करो, ये पहले A1 था अभी इसको B1 करो, जिस दिन वो हो उसी दिन आप समझ लो कि बृहस्पति आपसे नाराज हो चुके हैं, और बृहस्पति की पूजा शुरू कर दो और अपने अंदर गुरु के प्रति भाव लाओ कि भाई मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। आप जिस दिन आप बृहस्पति को अपने मतलब बृहस्पति को आप अपने गुरु मान के पूजा शुरू करोगे, आप देखोगे आपका कॉर्पोरेट का आदमी भी उसी तरह से चेंज हो जाएगा। और ये चीज मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर भी करके देखी है, और कोई आदमी जो मेरे पास आया कि मेरे प्रॉब्लम है मुझे बताओ, और मैंने उनसे करवाई है, उनके यहाँ भी देखी है कि वो कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी एक छोटी सी चीज जो ये मेरा पहला लेसन था बृहस्पति वाला, जो मैंने आपको किस्सा सुनाया अपने स्टूडेंट लाइफ से, और वहां से लेकर के शनि, राहु, केतु, ये जितने भी ग्रह हैं, और अभी देखा जाए तो राहु का बहुत बड़ा प्रकोप है सब जगह। मैं जितने भी लोग आते हैं त्रस्त में ज्यादातर देखता हूँ राहु से परेशान है, तो राहु का उपाय करना। तो ऐसे जब मुझे पता था कि भाई अभी ये केतु है, ये राहु का पीरियड आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है भैया इस समय आपको अब दुनिया में बाहर नहीं है, तो आप अंदर देखो जरा थोड़ा। केतु का जब समय है तो आदमी को अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, और राहु का आएगा तो बाहर मुखी हो जाओ, बाहर देखने लग जाओ। तो वो समय को यूज करने के लिए हमारे जैसे से पीरियड आते हैं कि मैंने उसी हिसाब से अपने आप को चेंज किया और उसका फायदा उठाया है। एस्ट्रोलॉजिकल जो भी ज्ञान मुझे भगवान ने दिया है उसका मैं इसी तरह से यूज करता हूँ। और कोई भी आदमी मुसीबत में होता है, मुश्किल में होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ समझूं क्यों हुआ, और अगर मुझे ज्ञान है तो मैं बता देता हूँ कि भाई तुम ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी हो जाता है इससे। गुरु का प्रिंसिपल मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका, मैं इसको ध्यान में रखूंगा सर। थैंक यू। आपके एक मतलब ये 100% सच है, 99.9 भी नहीं है। आप ये देखिएगा कि आपके कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो गुरु की वजह से हुई है, क्योंकि आपका इमीडिएट गुरु नाराज हो गया आपसे। और अगर आपको इमीडिएट गुरु नाराज की अगर सिग्नल भी मिलता है ना, आप बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दो, देखो आपको वही गुरु जो आपसे एंटी है वो आपके फेवर में आ जाएगा, नहीं तो वो गुरु ही छोड़कर कहीं चला जाएगा, आपके पास नया गुरु आ जाएगा। सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। मैंने काफी समय लिया है, कोई ऐसी बात जो आप रखना चाहते हो या यंग जनरेशन को कोई संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से, तो आप दे सकते हैं। एक संदेश मैं देना चाहूंगा सबके सारे यूथ के लिए, वो ये है कि सपने हमेशा सच्चे होते हैं, जो भी सपने देखें। और मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज को ऑब्जर्व किया, एक छोटी सी चीज, कि जिस सपने में मैंने एक डेट डाल दी कि मेरा ये सपना इस साल तक पूरा हो जाएगा, वो सपना हमेशा पूरा हुआ है, और वो समय से पूरा पहले ही हो गया। तो मैं इसके लिए भी कई बार बड़ी बड़ी चीजें देख लेता हूँ, बोल देता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा, मुझे खुद भी नहीं पता होता कैसे होगा। कि जैसे मैं बोल रहा था कि मैं हेड बनूंगा, सेल्स मार्केटिंग हेड, मुझे नहीं पता था कैसे बनूंगा,
लेकिन बोल दिया था और फिर मेहनत कर रहा था। जब मैंने बोला था सीईओ बनूंगा, मैंने डेट डिसाइड कर दी थी कि इतने तारीख को बन जाऊंगा मैं, और मुझे नहीं पता था, उसके 1 महीने पहले तक भी मैंने अपना गोल चेंज नहीं किया था। तो कोई बात नहीं हुआ, अभी होएगा, जब ये डेट निकल जाएगी तब नया गोल बनाऊंगा, उसके पहले नहीं। उस दिन पे मेरे पास वो चीज पूरी हो चुकी थी। तो मैंने अभी तक जितने भी गोल दिए हैं, कई गोल ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो गोल की पे मैंने डेट डाल रखी है, और मुझे लगता है कि वो डेट तक भगवान कहीं ना कहीं से मुझे रास्ता दिखाई देंगे। चाहे अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, लेकिन मैं उसमें लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितनी मेरी समझ है। तो वैसे ही बच्चों को अपना एक गोल बना लेना चाहिए और गोल के साथ डेट डाल देनी चाहिए। इस इसमें मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, वो ये कि हम लोग बोलते हैं कि कोई आदमी सक्सेसफुल कौन होता है, जिसके अंदर बहुत पैशन होता है। अच्छा, पैशन कैसे पैदा किया जाता है? पैशन कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? कोई नहीं सिखाता हमें। किसी फैक्ट्री में, किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता हाउ टू जनरेट पैशन। पैशन जनरेशन का ये जो मैंने आपको मंत्र बताया, सबसे बड़ा मंत्र है। आप एक काम लो, जो उसको भाई डेट डाल दो, और वो डेट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं, ठीक है, तो आप बताए 9,000 तो कमाते हो, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। ऐसा नहीं, 10,000 कमाते हो तो आप 10 लाख का ड्रीम करो, ठीक है, कि मैं 10 लाख कमाऊंगा। 10,000 कमाते हो, अच्छा चलो 10 लाख में कमाऊंगा, 10 साल बाद मैं, 5 साल बाद, 4 साल बाद 1 लाख कमाऊंगा, 3 साल बाद में 20 लाख कमाऊंगा। ऐसा एक डेट डालो, और उसके बाद अपने आप पैशन आपके अंदर आ जाएगा। आपकी नींद उड़ जाएगी कि यार मैंने वो प्लान लिया था। और वो प्लान सिर्फ अपने साथ तक नहीं लिखो, उसको अपने परिवार में भी बताओ, जिससे कि आपके ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर भी आए कि भैया आप तो कह रहे थे कि आप ये करोगे, क्यों नहीं किया, है ना? तो वो अपनी डायरी में लिखो, लोगों को बताओ कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। और जो चीज आप लिख लोगे अपनी डायरी में और लोगों को बता दोगे, और उसमें डेट डली होगी, वो चीज अवश्य पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए आपको पैशन अपने आप जनरेट होगा, और आप एक्शन उस पे आप करिए। और अगर मान लीजिए किसी वजह से वो पूरी नहीं हुई, तो आप उसमें ये एनालाइज करना कि क्यों पूरी नहीं हुई, अपने अंदर क्या कमी रह गई। ये मत सोचना कि अरे यार मोदी सरकार आ गई, उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया इसलिए नहीं पूरी हुई। वो नहीं, हमने क्या गलत किया, मैं क्या कर सकता था जो नहीं किया, मुझे उस पे फोकस करना। तो आप उस चीज को कहीं ना कहीं जाके अचीव कर ही लो। सबसे बड़ा मंत्र मेरी जिंदगी में ये रहा, ड्रीम विद टाइमलाइंस। बहुत ही बढ़िया तरीका है ड्रीम्स को अचीव करने का, और ये मेरे ख्याल से सबको याद रखना चाहिए। विचार, क्रिया, और क्रिया के ऊपर फिर उसकी पूरी प्रणाली, पूरी प्रक्रिया, और एक डेडलाइन के साथ अगर आप रहेंगे तो आपने सही कहा कि प्रेशर अगर बना रहेगा आपके ऊपर तो आप खुद सोचोगे, नहीं तो आपके घर वाले आपको सोचने को नहीं बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे पास अभी समय तो है, लेकिन अगर आप कहें तो एक और प्रश्न कर लूँ आपसे? हाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं। जी, तो सर ये सारा कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपने इस काफी लंबी जर्नी में आपने अनुभव किए, इसमें से अगर कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए हमेशा अपने जीवन में? सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपका वातावरण। आप किस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में आप किसके साथ रह रहे हैं, कौन आपके मित्र हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने आपको जितनी लंबी लंबी स्टोरी सुना दी कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो एक भी चीज पूरी नहीं होती अगर मेरा वातावरण सही नहीं होता, और मेरे साथी जो हैं वो मेरे हितैषी नहीं होते, और वो मुझे सतमार्ग पे नहीं लगाते। अगर मेरे साथी ऐसे होते जो ये कहते हैं भाई छोड़ो चलो मजे करने चलते हैं, क्या करना है आओ चलो, मेरे साथी हमेशा ऐसे रहे और मुझे प्रेरणा देते रहे कि भाई तुम कुछ बड़ा करो, तो वो मैं बहुत आगे निकल गया। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं समर ट्रेनिंग करने गया बॉम्बे, तो मैं गोदरेज में समर ट्रेनिंग करने गया, हमारे साथ हमारे कॉलेज के 2 लोग और गए, हम तीनों लोग वहां पहुंचे, ट्रेनिंग करी। अब उन्होंने कहा यार बॉम्बे पहली बार आए, चलो खंडाला चलते हैं, चलो वहां चलते हैं। और मैं उनको वो बोले चलोगे? मैं ना, मैं तो भैया गोदरेज में आया हूँ, इनका काम करने आया हूँ, मैं इस पे काम करूंगा। क्यों? मेरा ध्येय बना हुआ था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और उसके लिए मेरे जो साथी हैं वो गाइड करते हैं, लेकिन जो साथी मुझे गलत कर रहे हैं उनकी नहीं सुन रहा मैं, जो साथी मुझे सही बता रहे हैं उनकी सुन रहा हूँ मैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा एक साथी होता है, जो आपका जीवन साथी होता है, जो जीवन भर आपके साथ रहता है,
वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अपनी पूरी जिंदगी देख लो, आपकी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय माता पिता माता पिता के बाद आपके भाई बहन, लेकिन उससे भी ज्यादा आपकी पत्नी या आपके पति। अगर आपने एक अच्छा जीवन साथी चुन लिया, उससे बड़ी सफलता आपकी कुछ नहीं है। वो आप समझ लो 50% तो वहीं जीत गया। आपके सारे ड्रीम पूरे होने शुरू हो जाएंगे अगर आपका जीवन साथी सही मिल गया तो। और फिर उस जीवन साथी पे पूरा ट्रस्ट करते हुए और एक दूसरे को अगर आप सपोर्ट करते हुए आगे चलोगे, जिसमें कि सिर्फ कोई भी चीज ऐसी हो जो सिर्फ आपके लिए हो, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती। विन विन होना चाहिए कि आप भी जीतो, हम भी जीते। तो ऐसा जीवन साथी जिसमें कि साथी भी जीते और हम भी जीते, उससे बड़ा कोई साथी नहीं है। जिसकी कि आज अगर आपको पेन हो जाएगा, सबसे ज्यादा दर्द उसको होगा। आपकी तबीयत खराब होगी, सबसे ज्यादा पेन उसको होगा, सबसे ज्यादा मदद करने वो खड़ा होगा, जीवन साथी। तो मेरे हिसाब से जो मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है कि जीवन साथी सबसे अच्छा होना चाहिए। और मुझे सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ कि मुझे जीवन साथी मिला, और जो कि मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी, और वो मुझे मिली और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया अपनी लाइफ में कि भाई कुछ बड़ा करो। जैसे मैं कहता था मैं बड़ा बनूंगा, वो कहते थे बड़ा कहाँ बनोगे, कैसी कंपनी बनेगा वो डिफाइन करो। तो फिर मुझे हाँ यार, ये भी बात सही है, बड़े बन गए आप कहीं पे, पता चला कि आप प्रयागराज में गए, मुट्ठीगंज में गए, छोटी सी जगह पे बड़े बन गए, तो आप बोलोगे मैं तो बड़ा बन गया। नहीं नहीं, आपको बड़ा ऐसे बनना है कि भारत में नाम हो आपका, विश्व में नाम हो आपका। ये प्रेरणा और ऐसा साथी अगर मिल जाए तो आपकी पूरी यात्रा सफल हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए ये एक संदेश है कि अपना जीवन साथी बड़े ध्यान से चुने, और ऐसा चुने जिनके साथ आप जिंदगी काट सकें, और एक बार चुन लें तो उसको साथ पूरा निभाएं। अभी आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, यूरोपियन वर्ड और अमेरिकन वर्ड से सीखते 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 हमने ये भी सीख लिया है कि अपने जीवन साथी को चेंज कर लो फटाफट, कुछ नहीं होता। ये चीज हमारी संस्कृति में थी नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, क्योंकि अगर आपने गलत जीवन साथी चुन लिया है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन जबरदस्ती जीवन साथी चुनना ये एक गलत चीज है। आप उस पर टाइम लगाओ, सोचो, और उसके बाद चुनो, और चुनने के बाद निभाओ। अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो आप बहुत आगे। क्योंकि जो लोग अपने घर में खुश नहीं है ना, वो अपनी जिंदगी में बाहर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप 8 घंटे ऑफिस में काम करते हो, 8 घंटे 10 घंटे घर में रहते हो, सोते हो। अगर आपके आइदर ऑफ द प्लेस पे अगर मुश्किलें हैं, या जॉब में मुश्किल है या घर में, आप सुखी नहीं रह सकते। तो सबसे पहले घर को सुखी करो। सुखी होने के लिए एक अच्छा जीवन साथी हो। अब ये कहें कि भाई मेरी तो शादी हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? तो अपने जो जीवन साथी उसके साथ ही मधुर बनाओ। उसमें भी भगवान का वास समझ करके, उसकी अच्छी बातों पे अप्रिशिएट करके और बुरी बातों को इग्नोर करते हुए आगे चलो। तो ऐसा बना लो कि घर का माहौल एकदम बढ़िया स्वर्ग जैसा बन जाए, तो आप बहुत प्रगति कर जाओ। बहुत ही सुंदर संदेश है सर, धन्यवाद इसके लिए। मेरे ख्याल से लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। मुझे बात करना बहुत अच्छा लगा आपसे, और मैं अगर आपसे निवेदन कर सकूँ कि भविष्य में जब आप अपना ज्योतिष का कोर्स पूरा कर लें, तो एक हम लोग और लंबा वार्तालाप करेंगे ज्योतिष के ऊपर। बिल्कुल, 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 बहुत अच्छा जी। लगेगा मुझे, और सीख करके फिर मैं बताऊँगा आपको मैंने क्या सीखा। जी सर। सर, धन्यवाद। ओके। हाँ।